उत्तराखंड के रहने वाले रमेश जी ने बताया कि एक रात जब वो अपना ट्रक लेके नेशनल हाईवे 109 से गुजर रहे थे तब उनके साथ कुछ बहुत भयानक हुआ था। असल में वो इसी रूट से पिछले लगभग 22 सालों से ट्रक चला रहे थे, लेकिन इस दिन जो उनके साथ हुआ वो एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। असल में रात का ये समय था, 1:40 के आसपास उनको अचानक से रोड पे एक लड़की चलती हुई नजर आती है जो कि उनके ट्रक में लिफ्ट लेना चाहती थी। पहले तो वो ट्रक नहीं रोकते हैं क्योंकि उन्होंने इस एरिया की बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी, लेकिन इसके बाद वो देखते हैं कि लड़की थोड़ी बेचारी लग रही है, ठंड से कांपती हुई नजर आ रही है, तो इसके चलते उन्होंने ट्रक रोका, इस लड़की को लिफ्ट दी। लेकिन थोड़े ही समय में उनको पता चल गया था कि असल में ये कोई लड़की नहीं है बल्कि कुछ और ही है, और ये कुछ और जो था वो बहुत भयानक था। आगे जो उनके साथ होता है वो सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपने इस तरह का इंसिडेंट आज तक नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार इसी तरह से बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें क्योंकि इससे हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। अपने सजेशंस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज का इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया रमेश जी ने। रमेश जी उत्तराखंड के ही रहने वाले हैं। इनकी उम्र 47 साल के आसपास की है। इन्होंने बताया ये इसी रीजन में पिछले 22 सालों से ट्रक चला रहे हैं, लेकिन जो इंसिडेंट उनके साथ 2017 में हुआ था वो उनके लिए भुला पाना लगभग नामुमकिन है। ये बात है नेशनल हाईवे 109 की, जो दिन में स्वर्ग की तरह दिखता है, मतलब कि देवदार के पेड़ों से भरा हुआ रास्ता, ठंडी हवा, गहरी घाटियां, जो कि सब कुछ बहुत ही सुंदर और सुनहरा दिखता है। लेकिन रात के समय ये जो रास्ता है ये उतना ही भयानक हो जाता है, शांत, और अक्सर लोगों का मानना है कि उन्होंने इस हाईवे पे बहुत सारे भयानक इंसिडेंट खुद भी देखे हैं। उन्होंने बताया इसी रास्ते पे जो लोग आते जाते हैं उनको पता होगा, गूगल मैप्स पे नहीं दिखाएगा लेकिन लोकल ड्राइवर्स जानते हैं। एक जगह है जिसका नाम है 13 माइलस्टोन। इस जगह को लोकल ड्राइवर्स ठहराव भी कहते हैं। ठहराव का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जहां पे आपको रुकना पड़ता है, लेकिन साथ ही लोकल ड्राइवर्स का ये भी मानना है कि जो इस जगह पे ठहराव पे रुक गया वो वापस कभी नहीं आया। कम से कम जिस तरह का इंसान वो पहले था उस तरह का वापस वो कभी भी नहीं आता। उन्होंने बताया इसी हाईवे पे अल्मोड़ा से करण प्रयाग के बीच में एक 18 किलोमीटर का स्ट्रेच आता है। इस रास्ते में ना कोई ढाबा है, ना कोई घर है और ना ही मोबाइल नेटवर्क। ये सिर्फ और सिर्फ जंगल है जो कि पेड़ों से और घाटियों से भरा है। वैसे तो अगर किसी को जंगल देखने हो तो जगह बहुत सुंदर है, लेकिन बहुत भयानक भी है। इसी के बीच ये रास्ता आता है जिसको 13 माइलस्टोन कहा जाता है। वैसे तो आपको माइलस्टोन देखने को वहां पे नहीं मिलेगा, लेकिन एक पत्थर है जिसपे व्हाइट पेंट किया है और उस पे लिखा है 13। और इसके अलावा इसी पत्थर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे एक यू टर्न आता है। अब ये यू टर्न इतना ज्यादा शार्प है कि बहुत सारे ड्राइवर्स इसको नोटिस भी नहीं कर पाते। इनफैक्ट ज्यादातर ड्राइवर्स एक्सीडेंट का शिकार भी हो जाते हैं इसी जगह पे, क्योंकि उनको मोड़ काटना है ये समझ ही नहीं आता अगर कोई इंसान इस जगह से फेमिलियर ना हो। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि एक बहुत पुराना किस्सा है 2003 का। ऐसा माना जाता था कि एक बस थी जिसमें 42 सवारियां थी और ये सारी सवारियां इसी बस में सफर कर रही थी, लेकिन इसी एरिया के आसपास रात के लगभग 1 से 3 बजे के बीच में इस बस का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से सारे के सारे लोग मारे गए थे। और अक्सर ऐसा माना जाता है कि इसी समय मतलब 1 बजे से 3 बजे के बीच में अगर कोई इंसान इस रास्ते से गुजरता है और अगर कोई उससे लिफ्ट मांगता है तो आपको गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए, नहीं तो आपके साथ भी कुछ बहुत भयानक हो सकता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो लिफ्ट मांगते हैं ये उन्हीं लोगों की आत्माएं हैं जो इस बस एक्सीडेंट में मारे गए थे हेल्प के लिए। उन्होंने बताया ये मानसून का समय था, 15 अगस्त 2017 का यह दिन था। इस रात उन्होंने हल्द्वानी से सीमेंट उठाया था और उसके बाद इनको इसी रास्ते से होके जाना था। रात का लगभग 1:40 के आसपास का समय था और उसी तरह से बारिश हो रही थी बहुत तेज, जिसकी वजह से मौसम भी काफी हद तक ठंडा ही हो गया था। लेकिन जैसे तैसे वो अपनी गाड़ी को संभालते हुए निकल ही रहे थे। 13 माइलस्टोन उन्होंने कवर किया। आगे निकलते हैं, थोड़ा ही आगे पहुंचे थे कि अचानक से उनको ट्रक की हेडलाइट में सामने एक लड़की नजर आती है। उन्होंने बताया
जितना उनकी ऑब्जर्वेशन थी, उनको देखने से लग रहा था इस लड़की की उम्र 20 से 22 साल की होगी और उसने एक लाल कलर का शॉल लिया हुआ था। उन्होंने बताया जितनी विजिबिलिटी उनके लिए थी उतनी विजिबिलिटी में ये लड़की उनसे लिफ्ट मांग रही थी। लेकिन रमेश जी ने बहुत सारी कहानियां इस जगह की सुन रखी थी। वो जानते थे ये जगह कोई आम जगह नहीं है और इसी के चलते उनका प्लान था कि वो ट्रक बिल्कुल नहीं रोकेंगे। लेकिन जैसे ही वो उस लड़की को क्रॉस करने वाले थे, अचानक से उन्होंने देखा कि वो ठंड से कांप रही थी। उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, उसके पैर भी सीधे थे, क्योंकि असल में जो कहानियां सुनते हैं उनमें माना जाता है कि इस तरह के भूत, पिशाच, डायन जो भी होते हैं उनके पैर उल्टे होते हैं। उन्होंने देखा लड़की के पैर सीधे थे और ऊपर से नंगे पांव थी वो। इंसानियत के नाते उन्होंने ट्रक रोक दिया। बहुत सोचने के बाद एकदम से डिसीजन लेके ट्रक रोकने के बाद वो इस लड़की को पूछते हैं कि आखिरकार वो कौन है, उसको जाना कहाँ है और वो यहाँ क्या कर रही है। जैसे ही लड़की से उन्होंने पूछा, लड़की का रिप्लाई बहुत नॉर्मल सा आया कि भाई साहब मुझे करण प्रयाग तक छोड़ दोगे। अब यहाँ पे रमेश जी ने सुना लड़की कॉन्फिडेंट थी लेकिन ठंड की वजह से कांप भी रही थी। जब उन्होंने चप्पल के बारे में पूछा तो उसने बताया कि थोड़े ही पीछे वो अपने लोगों के साथ थी, लेकिन गाड़ी खराब हो गई और उसके पेरेंट्स उसका वेट कर रहे हैं करण प्रयाग में। इसके चलते उसको जल्दी पहुंचना है, लेकिन आते आते कीचड़ में उसकी चप्पल भी फंस गई जिसकी वजह से टूट गई। अब ये चीजें शायद विश्वास करने लायक नहीं होती अगर सामने वाला, बोलने वाला इंसान कॉन्फिडेंट नहीं होता, या फिर कभी कभार ऐसा भी माना जाता है जो कि रमेश जी ने भी बताया कि अगर आप इस तरह की एंटिटीज से या फिर किसी भी ऐसी चीज से जो दूसरी दुनिया से हो बात करना शुरू करते हैं तो वो आप पे एक जाल फेंक देती है। मतलब कि आप उसके बाद अपने होश में नहीं रहते, जैसा वो कहती हैं आप वैसा ही करते हो। शायद रमेश जी ने भी ज्यादा सोचा नहीं। इसके बाद उन्होंने इस लड़की को ट्रक में आके बैठने के लिए बोल दिया, लेकिन जैसे ही ये लड़की नंगे पांव ट्रक के अंदर बैठी थी उनको अजीब सी मिट्टी की स्मेल आनी शुरू हुई। अब अक्सर माना जाता है कि ये जो एंटिटीज होती हैं इनके पास से या तो बहुत दुर्गंध आती है या तो फिर मिट्टी की स्मेल आती है, लेकिन उनको लग रहा था बारिश हो रही है बाहर, हो सकता है मिट्टी वाला एरिया है, आसपास जंगल है, तो उस वजह से ये स्मेल आ रही हो। रमेश जी ने इसके बाद ट्रक चलाना शुरू किया। थोड़ा ही समय बीता था कि उन्होंने ये यू टर्न भी क्रॉस कर लिया जहां पे बहुत एक्सीडेंट्स होते थे। लेकिन यू टर्न क्रॉस करने के बाद थोड़ी ही आगे जाके ये जो लड़की थी ये कहती है कि यहीं पे ट्रक रोक दो, मुझे यहीं पे उतरना है, ठहराव आ गया। अब जब रमेश जी ने ये चीज सुनी, जंगल के बीचों बीच इस तरह से कोई लड़की कहे तो डरना बनता भी है। वो उससे पूछना चाह रहे थे कि ठहराव किस चीज की बात कर रही हो, क्योंकि रमेश जी को इससे पहले इसके बारे में ज्यादा पता नहीं था। लेकिन सामने से ये लड़की उनको कहती है कि बस मुझे यहीं पे उतरना है, यहीं उतार दो। रमेश जी उसकी तरफ देख ही रहे थे कि उसने शॉल हटाया अपने चेहरे से, और जो मंजर उन्होंने देखा अपने सामने वो देख के उनके होश उड़ गए थे। असल में इस लड़की का आधा चेहरा कुचला हुआ था। रमेश जी की बॉडी कांपने लग पड़ी थी। उनको समझ ना आए कि वो रिएक्ट क्या करें, यहाँ पे क्या करें और किस तरह से बचें इस लड़की से। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, ये लड़की सामने से कहती है कि यहाँ पे एक बस गिरी थी, मैं भी उसमें थी, लोग रुकते हैं यहाँ, तुम भी यहीं पे रुको। और जो उसका रिएक्शन था वो देखने में ही बहुत भयानक लग रहा था। लेकिन रमेश जी ने इसके बाद उसकी तरफ देखा ही नहीं। वो समझ गए थे कि चीजें थोड़ी भयानक हो गई हैं। इसी के चलते उन्होंने एक्सेलरेटर दबाया और पहाड़ों के इस रोड पे भी 50 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उन्होंने ट्रक को भगाना शुरू किया। उनको खुद भी नहीं पता चला कि वो पहाड़ों में इतनी स्पीड से ट्रक कैसे भगा रहे थे, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो इतनी स्पीड से ट्रक चला रहे थे कि उनको पता नहीं चला कि उन्होंने 2 किलोमीटर का सफर कब तय कर लिया। मतलब कि सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ था। लेकिन 2 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वहां पे एक हनुमान जी का मंदिर था। रमेश जी ने बिना देखे, बिना सोचे वहां पे ब्रेक लगाई, और जैसे ही ब्रेक लगा के साइड में देखा ट्रक में कोई भी नहीं बैठा था। इस तरह के मोमेंट्स पे कभी कभार इंसान सोचता है कि जो मैंने देखा है कहीं वो मेरा वहम तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं कि सच्चाई में कुछ हुआ ना हो। लेकिन उनके लिए ये वहम नहीं था, क्योंकि ट्रक की सीट अभी भी गीली थी, नीचे जो मैट बिछाया हुआ था वो भी गीला था। ये दिखा रहा था कि कोई तो था जो थोड़ी ही देर पहले इस ट्रक में था। खैर, इसके बाद उन्होंने ट्रक को आगे भगाना शुरू किया हनुमान जी को माथा टेक के, क्योंकि वो समझ गए थे कि कुछ पैरानॉर्मल उनके साथ हो गया है। लेकिन उन्होंने इस चीज को लेट गो कर दिया था। प्लान था आगे भी किसी से शेयर नहीं करने का। वापस जाएंगे, अपने गांव में ही चीजें शेयर करेंगे लोगों के साथ, क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट्स लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं। अक्सर लोग बीमार भी हो जाते हैं इस तरह की चीजों के बाद। इसी के चलते रमेश जी ने सोचा वो जल्दी से जल्दी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे, सीमेंट उतारेंगे और उसके बाद दिन में वापस घर पहुंच के रेस्ट करेंगे। वैसा ही होता है। वो मिडनाइट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं।
कुछ वर्कर्स के साथ सीमेंट को उतारना शुरू करते हैं। ये उनका नॉर्मल काम था। वो कभी कभार हल्की फुल्की हेल्प कर दिया करते थे, लेकिन उन्हें खुद भी पता नहीं चला कि उनके हाथ पे कब सीमेंट की 3-4 बोरियां इकट्ठी ही गिर गई और इसी की वजह से उनके हाथ पे फ्रैक्चर आ गया। मतलब ये इंसिडेंट इस तरह से हुआ था जैसे सब कुछ अनएक्सपेक्टेडली हुआ हो और इसके बाद उनको काफी टाइम तक ट्रक चलाना नसीब ही नहीं हुआ। खैर, ये इंसिडेंट होने के बाद जो वर्कर्स थे उनके साथ वही उनको एक लोकल हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। उनकी पत्नी को बताया जाता है और वो भी अपने घर से निकलती हैं। अब थोड़ी देर होती है, हॉस्पिटल में फॉर्मेलिटीज चल रही थी। उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दे दिया गया था, लेकिन किसी फैमिली मेंबर का इंतजार हो रहा था ताकि कोई फैमिली मेंबर आए, अप्रूवल दे और उसके बाद उनको प्लास्टर चढ़ाया जाए। वैसा ही होता है। रमेश जी की वाइफ घर से तो निकल आई थी, काफी घंटे हो गए थे उनको बिस्तर पे ही लेटे हुए। प्राइमरी ट्रीटमेंट जैसा मैंने आपको बताया उनको दे दिया गया था और जैसा उनको एक्सपेक्टेड था उनकी पत्नी वहां पे पहुंचती हैं, उनसे बातचीत करना शुरू करती हैं रोते हुए कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, आप ठीक हैं, ये सब कुछ जो भी फैमिली मेंबर्स कहते हैं। उसके थोड़ी ही देर बाद लगभग आधा घंटा हो गया था उनको वहां पे बैठे हुए। कोई डॉक्टर उनके पास नहीं आया था। इनफैक्ट ज्यादा पेशेंट्स भी नहीं थे। लोकल हॉस्पिटल्स अगर आपने उस समय के देखे हों तो इस तरह से होते थे। जो इमरजेंसी वार्ड होता है उसमें एक बेड ही लगा होता था और उसी पे रमेश जी लेटे हुए थे। अब पत्नी थोड़ी देर उनसे बातें करती है और जिसके बाद वो कहती है कि वो डॉक्टर को बुला के लेके आएगी। वो बाहर जाती है और लगभग 10 मिनट ही होते हैं उनको बाहर गए हुए। अचानक से उनकी पत्नी फिर से आती है रोते हुए और उनको ये कहने लगती है कि ये सब क्या हो गया, कैसे हो गया और आप ठीक तो हैं। मतलब वही सब कुछ जो थोड़ी देर पहले उनके साथ हुआ था फिर से हुआ और उनको पता चलता है कि उनकी पत्नी सच में अभी आई है। जो पहले थी वो पता नहीं कौन थी। ये महसूस करके उनके रोंगटे खड़े हो गए थे, मानो उनका जो हाथ का दर्द था, जो उनको फ्रैक्चर आया था, उसका दर्द उनको भूल चुका था। बस उनके दिमाग में चल रहा था तो यही पैरानॉर्मल इंसिडेंट, क्योंकि अब उनको ये डर लगना शुरू हो गया था कि जो चीज उनको रोड पे मिली थी वो शायद उनके साथ चल के यहाँ तक पहुंच गई है और आगे भी उनको कुछ बहुत भयानक फेस करना पड़ेगा। खैर, इसके बाद ये चीज होती है। ये पहला इंसिडेंट था और वो अपनी पत्नी को इसके बाद कहते हैं सब ठीक है लेकिन अब तुम मेरे पास से उठना मत। अब उनकी पत्नी ये बात मानती हैं। थोड़ी ही देर में डॉक्टर भी वहां पे पहुंचते हैं। उनको ट्रीटमेंट दिया जाता है, प्लास्टर चढ़ाया जाता है और उसके बाद रात उनको इसी हॉस्पिटल में काटनी थी, जिसके चलते उनकी पत्नी भी उनके ही बेड पे घूम फिर के सोती रहती हैं। लेकिन रमेश जी ने बताया इस रात उनको नींद ही नहीं आई। एक अजीब सा भारीपन उनको महसूस होता रहा। जब भी वो सोने की कोशिश करें उनकी नींद टूट जाए। और ऐसा नहीं था कि उनको दर्द हो रहा था, दर्द का उनको बिल्कुल भी एहसास नहीं था, बस दिमाग में बहुत सारी चीजें चली हुई थी। खैर, अगली सुबह होती है। जैसे तैसे उनकी आंखें खुली ही थी थ्रू आउट। उन्होंने शाम से रात देखी थी और रात से सुबह होते हुए अपनी आंखों के सामने देखी थी। जिसके बाद कुछ और फॉर्मेलिटीज की जाती हैं और पत्नी के कहने पे उनको छुट्टी भी मिल जाती है हॉस्पिटल से। घर पहुंचने के बाद उनको लग रहा था चीजें काफी हद तक नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला था, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो धीरे धीरे और भी भयानक था। उन्होंने बताया इस इंसिडेंट के बाद से उनको बेड रेस्ट दी गई थी। जब भी वो अपने बिस्तर पे होते थे उनकी पत्नी उनकी मदद किया करती थी खाने में, पीने में, बाहर जाने में, लेकिन रात को जब सोने का समय होता था उनको नींद ही नहीं आती थी। अक्सर उनको यही दिखता था कि वो आंखें बंद करते हैं और बंद करते ही उनको वही चेहरा नजर आता है, लेकिन अपनी पत्नी से भी अभी तक उन्होंने शेयर नहीं किया था, ये सोचते हुए कहीं ये डर ना जाए। खैर, मोमेंट्स इसी तरह से बीतते जाते हैं, दिन निकलते जाते हैं और वो रेस्टलेस ही थे, स्लीपलेस ही थे, उनको नींद आई ही नहीं थी। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन एक रात उन्होंने बताया कि एक बहुत भयानक इंसिडेंट हुआ। अचानक से रात को उनकी नींद खुलती है और किस वजह से उनको अपनी चेस्ट पे जो उन्होंने शर्ट पहनी थी उस पे गीला गीला महसूस हो रहा था, किसी तरह का जैसे लिक्विड गिरा हुआ है। उन्होंने बिना देरी किए फोन की फ्लैश लाइट ऑन की। उनकी पत्नी उनके साइड में ही सो रही थी। फ्लैश लाइट ऑन करते ही उन्होंने देखा कि उनकी शर्ट खून से भरी हुई थी। ये देखते ही वो चीखना चिल्लाना शुरू करते हैं, वो फोन दूर फेंकते हैं उनसे। उनकी पत्नी चीखते हुए उठती हैं, लाइट्स ऑन करती हैं और जैसे ही लाइट ऑन होती है वहां पे कुछ भी नहीं था। उनकी शर्ट एकदम सूखी थी। अब उनकी पत्नी भी उनको यही समझाती है कि आप काफी टाइम से सोए नहीं हो, बेहतर होगा अच्छे से नींद लो। अगर नींद की दवाई चाहिए तो वो भी मैं कल ले आऊंगी, लेकिन सोने की कोशिश करो। लेकिन अब रमेश जी ने बताया कि उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। उन्होंने अपनी पत्नी से ये सारी चीजें शेयर की, जो कुछ भी उनके साथ रोड पे हुआ, उसके हॉस्पिटल आने से पहले, जो वही हॉस्पिटल आई थी लगभग आधा घंटा पहले,
वो वाला इंसिडेंट, और अब ये खून वाला, या जिस तरह से वो सो नहीं पा रहे, किस वजह से नहीं सो पा रहे, ये सब कुछ उन्होंने शेयर किया। और इस सब के बाद उनकी पत्नी ने घर पे पूजा पाठ रेगुलरली करना शुरू कर दिया। ये कहा कि ऐसी हालत में किसी बाबा तांत्रिक के पास कैसे ही जाएंगे। इसी के चलते वो घर पे पूजा पाठ कर रही थी ताकि सब कुछ धीरे धीरे बेहतर हो जाए। रमेश जी ने बताया इसके चलते उनको नींद आनी शुरू हो गई थी, थोड़ी पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी। लेकिन एक रात कुछ और भी भयानक होता है। अभी उनकी बाजू का जो प्लास्टर था वो उतरा नहीं था। बेड के वो काफी अंदर होके सो रहे थे, लेकिन अचानक से रात को उनको महसूस होता है जैसे उनको बिस्तर से किसी ने उठाया है और पटक के जमीन पे फेंक दिया है, और इसकी वजह से उनकी लात भी फ्रैक्चर हो जाती है। अब एक हाथ पे तो उनको प्लास्टर लगा ही था, लेकिन लात पे भी प्लास्टर लग जाता है। ये सब कुछ जब होता है वो पत्नी से शेयर करते हैं तो पत्नी को समझ आ गया था कि चीजें ज्यादा ही एक्सट्रीम है। शायद घर पे पूजा पाठ हो रही है, इस वजह से ये एंटिटी बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और इसी वजह से ये सब कुछ कर रही है। इसी के चलते उन्होंने अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना शुरू किया। मतलब कि रमेश जी की जो पत्नी थी वो अपनी माँ को फोन करती हैं और वहां से एक तांत्रिक थे उनको बुलाती हैं अपने घर पे। अपने घर पे ही उनको कुछ दिन रोका जाता है, लेकिन रमेश जी ने बताया इस दौरान जो कुछ भी हुआ था उनको एक भी चीज याद नहीं थी, बल्कि उनकी पत्नी ने उनको सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि जब यहाँ पे कुछ रिचुअल्स होने शुरू हुए थे उस दौरान जो रमेश जी थे वो कभी कभार औरत की आवाज में चीखा करते थे, बातें किया करते थे। ये तांत्रिक जब कुछ रिचुअल्स करते थे घर पे तो वो सब कुछ बताया करते थे कि किस तरह की चीजें हो रही हैं और क्या क्या हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि जब ये एंटिटी उनके अंदर आती है, तांत्रिक ने उसको मजबूर कर दिया था तीसरे दिन इनका शरीर छोड़ने के लिए। तब उसने कुछ डिमांड्स रखी। उसने कहा कि थोड़ी सी राख लेके आओ, मुझे उसमें सम्मिलित करो कुछ मंत्र पढ़ के, कुछ क्रियाएं करके, और उसके बाद एक गाड़ी करो जिसमें ये राख लेके जाओ और इसको परवाह करो कहीं दूर जाके। उसी के बाद मैं पीछा छोड़ूंगी। फैमिली ने बिना देरी किए वैसा ही किया। लेकिन इस सारे रिचुअल के दौरान रमेश जी को भी ट्रैवल करना था। वो भी बहुत मुश्किल से ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये वाली जर्नी भी उनको याद नहीं कब हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ। फैमिली को सब याद था, उनकी पत्नी को सब याद था। उन्होंने सब ने मिलकर ये सब कुछ किया, जिसके बाद रमेश जी धीरे धीरे रिकवर करने लग पड़े। लेकिन फिर भी उनको ट्रक चलाने में लगभग 5 से 6 महीने लगे। लेकिन उन्होंने बताया कि बात उन्हीं तक खत्म नहीं हुई थी। 2019 में भी एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था इसी एरिया में। उन्होंने बताया उनको सुनने में मिला कि कुछ लड़के थे जो बाइक से वहां पे जा रहे थे। अचानक से 2 लड़के एक बाइक पे थे। वो बाइक बीच मझधार में रोकते हैं इसी यू टर्न के बाद, क्योंकि उनको कुछ मेटल गिरने की आवाज आई थी। उनको लगा बाइक का कोई नट बोल्ट तो नहीं ढीला हो गया जो गिर गया हो। वो पीछे देख ही रहे थे, उनके दोस्त उनको क्रॉस कर गए थे। लेकिन थोड़ी ही देर में उन दोनों ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। ये दोस्तों ने बहुत मुश्किल से उनको घर पहुंचाया, लेकिन उनका पोजेशन भी काफी हद तक रमेश जी की तरह ही था। मेंटली वो लड़के परेशान हो गए थे, इल्यूजन्स हो रहे थे उनके साथ। उसी तरह की चीजें जैसे कोई फैमिली मेंबर बार बार उनके पास आता है, लेकिन वो फैमिली मेंबर असल में एक ही बार आया होता था। अब इस घर पे जाके भी उन्हीं सिमिलर तांत्रिक ने ही उनका इलाज किया, और उन्होंने बताया उसी तरह की एक सिमिलर एंटिटी थी जो उनको परेशान कर रही थी। खैर रमेश जी ने यह भी बताया कि उनको समझ नहीं आया कि 22 साल में पहली बार उनके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ, क्योंकि वो ड्राइव तो 22 साल से कर रहे थे। इनफैक्ट सब कुछ नॉर्मल था और कुछ भी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से उनको पता चले कि उस जगह को ठहराव कहा जाता था। जब तक ये इंसिडेंट उनके साथ नहीं हुआ उस एंटिटी ने उनको नहीं बताया। कभी कभार ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे लोग कुछ जगहों के बारे में कहते हैं कि कोई पर्टिकुलर टाइम होता है आपको उन जगहों पर नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, इसका रीजन आपको इस इंसिडेंट में मिल गया होगा। इस तरह की चीजें अक्सर उन लोगों ने फेस की होती हैं और इसी के चलते वो मना भी करते हैं। आई रियली होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। अगर वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, हाइप करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब किया है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है। हमें समझ आता है कि कितनी दूर दूर से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं। और साथ ही अपने सजेशंस भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ, आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुंचाऊं, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल आईडी या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपना इंसिडेंट आप हमें DM भी कर सकते हैं। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।